अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. नमस्कार, मी मेघना घा. कोणार्क अपना शहर अपनी बातेच्या आजच्या मराठी एपिसोडमध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर मग नजर टाकूयात शहरातील सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक घडामोडींवर. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त शिवसेना नगरसेवक धनंजय बोडारे यांच्याद्वारे उल्हासनगर 4 येथील VTC मैदानात महाराजांना मानवंदना देण्यात आली. महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, जाणता राजा, श्रीमंत योगी ही जी भूषणं आहेत, संपूर्ण हिंदूंचं एक प्रेरणास्थान, हिंदूंचं दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आज 387वी जयंती संपूर्ण हिंदुस्थानभर आणि ज्या ज्या ठिकाणी हिंदूप्रेमी नागरिक, मग त्या देशामध्ये, जगामध्ये कुठल्याही देशामध्ये असो, जे हिंदूप्रेमी नागरिक आहेत ते छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती मोठ्या उत्साहात धूमधामीत साजरी केली जाते. आज उल्हासनगरमध्ये सुद्धा 387वी जयंती साजरी करताना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास समाजासमोर ठेवतात. आदर्श राजा, रयतेचं कल्याण करणारा, प्रत्येक रयतेला समजून घेणारा आणि जातपात न मानणारा एकमेव राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. त्यांची आज जयंती. मी सर्व उल्हासनगरवासियांना छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे एक थोडे जरी गुण आपल्याला घेता आले, समाजासाठी, स्वतःसाठी जगता जगता समाजासाठी काहीतरी केलं पाहिजे ही भावना घेऊन, जे कपटी आहेत, कारस्थानी आहेत, जे लोकांना उपद्रवी आहेत, जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मोगलांना सळोपळो केलं होतं, ज्या वाईट प्रवृत्ती होती त्यांना हद्दपार केलं होतं आणि स्वराज्याची स्थापना केली होती, अशाच प्रकारचं सुराज्य स्थापनेसाठी प्रत्येकाने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श घेऊन आपण या समाजामध्ये वाटचाल करूया. हे उल्हासनगर हे आपलं स्वराज्य आहे आणि ते स्वराज्य कसं करता येईल अशा प्रकारचा संकल्प आम्ही सर्वांनी करूया. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कधी जातपात पाहिली नाही, सर्व समाजाचे लोक त्यांच्याकडे होते. इब्राहिम गार्दी त्यांचा तोफखान्याचा प्रमुख होता. मदारी मेहतर म्हणजे शिवा नावी सगळ्या बहुजन समाजाचे मावळे त्यांच्याकडे होते. अशाच प्रकार किंवा असाच कारभार या उल्हासनगरमध्ये चालावा, त्यासाठी आपण सर्वांनी एक होऊन आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या साक्षीनं शपथ घेऊया. हे उल्हासनगरचं सुराज्य कसं होईल त्यासाठी कामाला लागूया. पुन्हा एकदा सर्वांना, सर्व उल्हासनगरवासियांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्हासनगर 4 येथील गोकुळनगर परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. याच क्रमात या परिसरात जागतिक ग्राहक दिवसही साजरा करण्यात आला. शिवजयंती उत्सवानिमित्त सर्व शहरवासियांना, सर्व पदाधिकाऱ्यांना लाख लाख शुभेच्छा. 15 मार्च हा आमचा जागतिक ग्राहक दिन आहे आणि आमच्या या जागतिक ग्राहक दिनानिमित्त आमच्या ग्राहक संरक्षण कक्षातर्फे उल्हासनगर शहरामध्ये विविध प्रकारचे कार्यक्रम केलेले आहेत आणि या जागतिक ग्राहक दिनाच्या सर्व नागरिकांना, सर्व ग्राहकांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आणि शिवजयंतीच्या सगळ्या नागरिकांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आज शिवजयंती उत्सव आणि आमचा जागतिक ग्राहक दिन आहे. त्यानिमित्ताने गोकुळनगर इथे सुरेखा देविलकर मॅडमने हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. सगळ्यांची मी धन्यवाद. आमचं हे नगरचं नाव आहे गोकुळनगर.
सातत्याने आम्ही सर्व कार्यक्रम राबवतो, परंतु यावर्षी विशेष उत्साह आमच्यामध्ये दिसतोच आहे, हा सर्वांना दिसतो आहे. आणि यावर्षी आम्ही बोट पकडलेला आहे. पुढच्या वर्षी आम्ही हात पकडू, त्याच्यानंतर आम्ही एकाला एक खांदा देऊन समाजासाठी झटू. जय हिंद. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. काही दिवसांपूर्वी उल्हासनगर 3 येथील प्रसिद्ध मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचाराकरिता आलेल्या रुग्णांच्या 2 गुटांमध्ये मारहाण झाल्याची घटना समोर आली आहे. जाणून घेऊयात सविस्तर बातमी. अजी जानना चाहेंगे किस प्रकार का विवाद था और कितने लोगों ने जो है मिलकर मारा? मेरे को 6 आदमी ने मारा. संदीप पाटिल ने और प्रदीप पाटिल ने और अपना भोला था और एक सुंदर था और किसका नाम है वो? पवन, विशाल. तो किस बात को लेके मारपीट? दुकान मैंने साहब पहले दिया था भाड़े पे. वो दुकान भाड़े से मैंने दिया 1 साल पहले, फिर अब उससे लफड़ा चालू हुआ. अच्छा, आपके साथ आपकी जो है बीवी को, धर्मपत्नी को भी मारा? मेरी धर्मपत्नी गई थी उधर उसको घरवाल बोलने के लिए, उधर से आई और ये लोग पी के दुकान पे से आए, सीधे हमला करना चालू कर दिया मेरे को. अच्छा, कितने बजे का हादसा? ये 5:30 बजे. मैं बच्चे को लेने जा रहा था. गाड़ी की चाबी थी मेरे पे, चश्मा था, चश्मा टूट गया मेरा, गाड़ी तोड़ दिया, दुकान में गल्ला लूट लिया मेरे मिसेज के. किससे ऊपर कौन से हथियार से जो हमला किया आपको? रोड मारी थी इधर, मैं उधर ही गिर गया. रोड था, अपना ये खंजर थे. कहाँ हुआ ये पूरा हादसा? ये फालवाला मेरी दुकान के सामने. जहाँ आप रहते हैं? हाँ, उधर कैमरे में भी आएगा. फालवाला 1132 इमली पाड़ा, उधर कैमरा भी लग रहा है, आप कैमरे में जाके कर दिए. इसके बाद जब विवाद ऐसा भी सुनने को मिला कि अस्पताल में भी आके हाँ, इधर भी तोड़ फोड़ किया मेरे लड़के पे, मेरी मिसेज पे, मेरी भाभी पे, और नंगा भी हो गया इधर. रात के समय में कोई पुलिस वाले नहीं थे इधर? नहीं, को पुलिस वाले आए, पुलिस वाले के सामने गाली दे रहा था. कितनी पुलिस के थे? आपने शिकायत दर्ज कराई तो क्या आपकी पुलिस का किस तरीके का रवैया रहा? भैया क्या कुछ भी नहीं करा सब पुलिस वाले ने. तो शिकायत आपकी दर्ज की है? हाँ, भी किया. दर्ज की है 6 बजे से? कल से पुलिस स्टेशन कल किया था. कल तो कोई पुलिस वाला सुना नहीं, आज लेके गए मैं से स्टेटमेंट. घर पे नहीं था, मैं बाहर था. मैं बाहर से आया जब भी तो मुझे मालूम पड़ा मेरे बाप को मारा है कम से कम 7-8 जनों ने, और मेरी माँ को मारा है. मैंने अपने मम्मी पापा को पुलिस स्टेशन में लाया, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई बरोबर से करी नहीं. उस समय शिकायत दर्ज नहीं की उन्होंने? जब नहीं की, बस खाली मेडिकल लिख के दे दिया, बोले आप जाके पहले मेडिकल कराओ, फिर बाद में हम देखेंगे. मेडिकल के लिए आपको खुद से भेजा? हाँ, मेडिकल के लिए हमको कोई भी पुलिस वाला साथ में नहीं आया. मैं अपने बाप को मैं खुद कंधे पे रख के लेके गया, और मेरी माँ को ये वाले कंधे पे रख के लेके गया पकड़ के. कोई पुलिस वाले ने सपोर्ट नहीं किया, कुछ नहीं, मैं खुद ही लाया. फिर थोड़ी देर के बाद वो आके हॉस्पिटल पे भी मारामारी चालू कर दिया लोगों ने. हमको वार्ड बॉय ने बचाया और डॉक्टर लोगों ने बचाया हमको. याच घटनेसंदर्भात आम्ही बातचीत केली मध्यवर्ती रुग्णालयाचे CS डॉक्टर अशोक नांदापूरकर यांच्याबरोबर. जिन्होंने मारा है, या जो हमें तो पता नहीं कि किसने किसी को मारा है, लेकिन दूसरा और एक गुट आ गया है, और वो दोनों एक गुट एक दूसरे को झगड़े करने लगे, गाली गलौज करने लगे और एक दूसरे को मारने लगे. ऐसा है मुझे ड्यूटी डॉक्टर ने बताया. और वो करते समय उन्होंने ड्यूटी डॉक्टर है जहाँ बैठे कैजुअल्टी में, वहाँ का दरवाज़ा हो या बाकी के वहाँ भी तोड़फोड़ उन्होंने की है. तो इसके लिए इसके मुताबिक हमने ड्यूटी डॉक्टर को ये जो पूरा वाक़या हो गया है उसको पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बताया था, और इसी के अनुसार उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है. इसके बारे में कंप्लेंट जो हम देते हैं कि रुग्णालय में ऐसी घटना वारदात हो गई है, तो पुलिस ने आगे की कार्रवाई करना ज़रूरी है. और ऐसी घटनाएं दवाखाने में नहीं होना चाहिए. इसके लिए आम जनता ने भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ दवाखाने में ऐसा 2 गुट आपस में मारामारी कर रहे, उसका हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो बाकी के जो एडमिटेड पेशेंट है उनके ट्रीटमेंट में भी रुकावट आती है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, भय का माहौल तैयार हो जाता है. जो डॉक्टर ड्यूटी पर है या सिस्टर्स रहते हैं उनके मन में भी भय का वातावरण तैयार हो जाता है, और फिर वो ऐसे इसमें कोई गलती ना हो जाए हमारे से, और इसलिए ऐसे घटना नहीं होनी चाहिए. विशेष तौर से पुलिस कर्मचारियों ने भी ध्यान देने की ज़रूरत है. वहाँ जो पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे उनको भी वो जो दोनों गुटों के मारामारी के समय वो पुलिस वाले को भी बाजू में हटाया गया, ऐसा मुझे बताया है. और फिर उन्होंने जो पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर उन्होंने 3 नंबर सेंट्रल अपने पुलिस स्टेशन से उनके पुलिस कर्मचारियों की मदद मांगी, और उसी तरह वो आकर. एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे, रात के समय में जिस तरीके से जो इस तरीके का हादसा हुआ, कितने पुलिस वाले जो थे रात के समय में यहाँ पर ड्यूटी पे रहते हैं, और साथ ही साथ जो CC फुटेज है हॉस्पिटल की, क्या उसमें किसी तरीके की पहचान की पाई, या फिर उसमें किस तरीके का इस पूरे विवाद का कुछ पिक्चराइजेशन हुआ?
यहाँ जो पुलिस चौकी है उसमें एक पुलिस कर्मचारी 24 आवर्स के जो भी 3 शिफ्ट में रहते हैं, और उनका अगर ज़रूरत कुछ होगी तो फिर वहाँ सेंट्रल पुलिस स्टेशन में वो मदद के लिए मांगते हैं, फिर वहाँ से तुरंत एडिशनल मैन पावर वो पुलिस भेजते हैं। कल के वाक़यात के बारे में सीसीटीवी तो हमारे पास है, अभी पुलिस को उन्होंने एजेंसी ने आकर वो खुद देख के उसमें की शनाख्त करना है या जो भी करना है करना चाहिए। हमने तो कंप्लेन दे दी है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर महानगरपालिकेद्वारे शहरात युद्ध पातळीवर कर वसुली मोहीम सुरू आहे। या मोहिमेसंदर्भात आम्ही बातचीत केली उल्हासनगर महानगरपालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी युवराज भदाणे यांच्याशी। मैं आपके चैनल के द्वारा उल्लासनगर शहर के जो प्रॉपर्टी ओनर्स है, प्रॉपर्टी धारक है, मालमत्ता कर जिनके ऊपर बकाया है, जो सालाना मालमत्ता कर जो पे करते हैं, ऐसे लोगों को हमारी उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से माननीय आयुक्त महोदय राजेंद्र निम्बाड़कर साहब की तरफ से हम सभी मालमत्ता धारकों को रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आप अपना जो बकाया टैक्स है वो कृपया करके जल्दी भरें। और जो अभी फ़िलहाल हमने लेटेस्ट आपने देखा होगा कि हमने पेपर में एक यादी प्रसिद्ध की है, सूची प्रसिद्ध की है, वो उनमें से 28 प्रॉपर्टी हम नीलाम के लिए रखी गई है। उसका 21 मार्च 2017 के दिन नीलाव के लिए जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ जाकर हम लोग नीलाव करेंगे उस प्रॉपर्टी का, जो उसके ऊपर जो बकाया है उसके ऊपर की वो लोग बोली करेंगे और उसमें वो ऑक्शन में वो लोग पार्टिसिपेट होंगे। उसके लिए हमने फॉर्म भी निकाले हैं। तो जिसको इस प्रॉपर्टी के अंदर जिसको लेना है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही कम दाम में उनको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो ऐसी 28 प्रॉपर्टी है, तो लोगों को अपील है कि ऐसी प्रॉपर्टी के नीलामी में भाग लें। दूसरी बात यह है कि हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका जो प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट की तरफ से टोटली एक एरियस बकाया और करंट डिमांड दोनों मिलके कुल मिला के 371 करोड़ और 75 लाख एक हमारी टोटल साल की डिमांड है। उसमें से 261 करोड़ 261 करोड़ ये एरियस है, बकाया है, और रेगुलर जो डिमांड है प्रति वर्ष उसकी 110 डिमांड है। तो अभी तक माना आज तक 14 मार्च 2017 तक हमारे यहाँ करीबन 25 लैक्स प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर हुआ है। और लोगों से हमारी अपील है कि कृपया करके आप जल्दी से जल्दी अपने मालमत्ता प्रॉपर्टी का जो टैक्स है भुगतान करें, और जो भी महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से कार्यवाही होने वाली है उस कार्यवाही से आप बचें, आपकी बदनामी से बचें, और आपकी जो होने वाली जो बदनामी है उसको टालें। इसीलिए आप अपना टैक्स समय पे भरकर अपने शहर के विकास के लिए आप सहयोग कीजिए। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर शहरात एकूण किती लिंग परीक्षण चाचणी केंद्र व सोनोग्राफी केंद्र आहेत, त्याचबरोबर या केंद्रांवर उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय विभागाचे लक्ष आहे किंवा नाही याबाबत आम्ही बातचीत केली उल्हासनगर महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर राजा रिजवाणी यांच्याशी। सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद बोलता हूं कि आपने आज ये विषय पे हमसे चर्चा की। ये अभी का कानून नहीं है, ये 94 से कानून है सेक्स डिटर्मिनेशन का, प्रेग्नेंट लेडी का सेक्स डिटर्मिनेशन 94 से कानून है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। ये कानून के अंतर्गत, ये एक्ट के अंतर्गत जितने भी सोनोग्राफी सेंटर्स हैं उनको सबको लोकल महानगर पालिका के सिविल सर्जन के तहत रजिस्टर करना है। वो तहत 94 से जब भी कानून लागू हुआ तो 2003 में उसमें कुछ चेंजेस आई हैं, और वो चेंजेस के हिसाब से हमने उल्लासनगर में जितने भी सेंटर्स हैं सोनोग्राफी सेंटर्स उनकी हमने नोंदनी की थी। मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि उल्लासनगर में टोटल 43 सेंटर्स रजिस्टर हैं, उसमें से 7 सेंटर्स परमानेंटली बंद हैं, उन्होंने मशीन सील कर अपना बेच दी, और 7 सेंटर ऐसे हैं जिनके पास मशीन है मगर टेक्निकल पर्सन ना होने की वजह से वो मशीन पड़ी हुई काम नहीं करते हैं। बाकी हमारे पास 29
सोनोग्राफी सेंटर्स हैं जो फंक्शनिंग करते हैं। अभी आपको रिसेंटली मालूम होगा, एक हफ्ता पहले भी ये सांगली में भ्रूण हत्या का जो इशू रेज हुआ है, वो हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हमको क्लियरली 4 दिन पहले गाइडलाइंस दिए कि जितने भी उल्लासनगर में सेंटर हैं, चाहे वो सोनोग्राफी सेंटर है या गर्भपात सेंटर हैं, सबकी तपासनी करने का है। डेली बेसिस पे तपासनी करके और डेली रिपोर्टिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को भेजनी है। अगर उसके लिए कानून में ऐसा है कि अगर कोई भी ऐसा, तो आप डायरेक्ट जाएंगे तो ऐसा तो आपको बता देंगे। इसके लिए हम डिकॉय केसेस करते हैं, एक लेडी को, ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ को तैयार करते हैं, हम उनको ये सब बातें समझाते हैं, उसके बाद हम वो डॉक्टर के पास भेजते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास अनुदान है। अगर कोई भी ऐसी महिला हमको सपोर्ट करेगी या हमारे प्रोग्राम में आएगी तो उनको हम 25,000 रुपये देंगे जब तक ये कोर्ट में केस होगा, और कोर्ट में केस फाइनल नहीं होगा, ये तब तक रहेगा। और अगर ऐसा है कि अभी भी मेरा आपको शहरवासियों का ये आह्वान है कि किसी को भी सोनोग्राफी के कंप्लेन है कि भाई सोनोग्राफी ये सेंटर पे मशीन है, डॉक्टर या दूसरा कोई अनऑथोराइज पर्सन काम करता है या मशीन बाहर, कृपया करके हमको कंप्लेन दीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर भी है और हमारा वेबसाइट पे है amchimulgi.in है, उसके ऊपर और टोल फ्री नंबर है। मैं आपको टोल फ्री नंबर बताता हूँ, उस पर आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं या आप बता सकते हैं 1800233485। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। आप इस पर किसी भी सोनोग्राफी पे आपको कोई भी ऐसी चीज़ सेक्स के बारे में कि भाई ये सेंटर ये ऐसी चीज़ करता है, तो कृपया करके ये टोल फ्री नंबर पे आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है उल्लासनगर में ऐसी जो भ्रूण हत्या जो होती है कि आने समय में ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बराबर, होनी ही नहीं चाहिए। और हमको तो जब से मैंने अभी 4-5 साल में चार्ज ली हुई है ये आरोग्य विभाग की, तो मेरा डेली मना हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में मेरे 43 या 46 जितने भी सेंटर्स हैं, मेरा बिल्कुल विजिट होता है। कभी भी आप हमारे साथ आइए, हम आपको वो रिकॉर्ड बताएंगे कैसा हम चेक करते हैं, कैसा रिपोर्टिंग करते हैं। ये मैं आपके माध्यम से बताता हूँ। उल्लासनगर में आज तक तो ऐसा कोई हमको कंप्लेंट नहीं मिली है। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला को संदेश देना चाहिए, लड़की हो या लड़का हो, कृपया करके ये सी चीज़ पे ना जाएं जो आप भी तकलीफ़ में आए और आपका परिवार भी तकलीफ़ में आए। भगवान ने जो भी दिया है, वो बच्ची हो या बच्चा हो, मेल हो या फीमेल हो, वो देन समझ के काम की। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शासनाद्वारे देण्यात आलेली मोफत ॲम्ब्युलन्स सेवा उपलब्ध करून घेताना नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते। याच क्रमात शहरातील मध्यवर्ती रुग्णालयातही अशीच एक समस्या काही नागरिकांना पाहायला मिळाली। पाहूयात सविस्तर बातमी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सरकार द्वारा कोई भी ज़रूरतमंद रुग्ण के लिए यानी मरीज़ों के लिए 108 एम्बुलेंस सुविधा दी गई है। यानी जिसको भी ज़रूरत है, इमरजेंसी है, अगर किसी अस्पताल में जाना है, दूर दराज के अस्पताल में, तो 108 नंबर आपको डायल करना है और सरकार द्वारा ऐसे बताया जाता है कि वो एम्बुलेंस बस कुछ ही समय में आपके पास आ जाएगी। लेकिन वास्तव में ऐसे होते हुए कहीं पे भी नज़र नहीं आता है। हमारे साथ ऐसे ही कुछ उल्लासनगर के नागरिक मौजूद है जिन्होंने किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए 108 ये एम्बुलेंस के द्वारा, लेकिन वो वक्त पे ना आने के कारण क्या क्या परेशानियां उन्हें हुई है, हम उन्हीं से जानेंगे। क्या कहोगे, ये जो सुविधा है वो वक्त पे कभी भी नहीं मिलती है? नहीं, हमेशा जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, आज नहीं, मैं लगभग ये 10-20 वर्ष से काम करते हैं, हम लोग सेवा के कार्य करते हैं। हमेशा जो चालिया मंदिर जहाँ पे कोई लावारिस लाश पड़े रहते हैं या लावारिस बीमार रहते हैं, हम लोग हमेशा उठाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हम तो सेवा करने के लिए ही पैदा हुए, मैं तो लगता हूँ, पर ये हम लोग को सरकार की तरफ से कोई सहूलत मिल ही नहीं रही है। तो हम लोग परेशान होकर, मैं कभी कभी सोचता हूँ ये सेवा करने का कार्य छोड़ दूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं पड़ता है, मैं बोलता हूँ कार्य करूँ। आज क्या हुआ, आज भी मेरा एक पेशेंट था, चालिया मंदिर के बाहर खड़ा था, बहुत सीरियस था कल से, और मैं 108 नंबर पर कॉल कर रहा हूँ, 108 कॉल मैडम बात कर रही है, लेकिन हमेशा वही जवाब, हमारे पास गाड़ी मौजूद नहीं है, उल्लास में गाड़ी मौजूद नहीं है, कल्याण में मौजूद गाड़ी नहीं है, बदलापुर मौजूद नहीं है। तो आखिर क्या कैसा होगा? अगर पेशेंट मर गया, अगर कुछ हो गया पेशेंट, तो हम लोग क्या करें बताओ? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वही मैं सोच रहा हूँ, ऐसा कैसा चलेगा? 108 नंबर आप पब्लिक को बोलते हैं। हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर हमारे बहुत अच्छे, देवेंद्र फडणवीस बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर हमारे महाराष्ट्र के, मैं तो उनकी सराहना करता हूँ, ऐसे चीफ मिनिस्टर थे और वो करते रहते, लेकिन उसके नीचे यहाँ पे लाया
हाँ, तो अभी मैंने सेंट्रल हॉस्पिटल में यहाँ पे लाया हूँ और यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छी हो रही है, मुझे खुशी है। ये लोग का भी कोई मेरे को कुछ वास्ता नहीं है, ये लोग बहुत अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन ये 108 नंबर जो एम्बुलेंस गाड़ी की उसकी मेरे को प्रॉब्लम है। क्या कहोगे, क्या परेशानियाँ होती है इस एम्बुलेंस में? आज भी हमने 108 पे फ़ोन किया था, तो लगभग 2 घंटे के बाद कॉल बैक करने के बाद एम्बुलेंस आई गई, वो भी 2 घंटे के बाद आई। तो इस पीरियड में पेशेंट को कुछ भी हो सकता है ना, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि वो 108 नंबर की जो भी है, जहाँ पे कोई बड़ा जो चला रहा है इसको, तो वहाँ पे इंक्वायरी करके वो 108 नंबर की जो गाड़ी है उसके उल्लासनगर वासियों को या कल्याण जो भी है उनको उसकी सहूलत अच्छे से मिल सके, बस और कुछ तो नहीं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. डॉक्टरांना दैवाचे रूप मानले जाते, परंतु डॉक्टरांवर सुरू असलेल्या हल्ल्यांचे सत्र खरोखरच दुर्दैवी आहे, ज्याचा निषेध सर्वच स्तरावर होत आहेत. शहरातही मध्यवर्ती रुग्णालयात डॉक्टर काळी फीत लावून आपला निषेध व्यक्त करत आहेत. याच्यावरच प्रतिक्रिया देत आहेत मध्यवर्ती रुग्णालयाचे CS अशोक नांदापूरकर. सर, काय म्हणाल, हे जे हल्ले होत आहेत डॉक्टरांवर कुठे ना कुठे थांबायला हवे आणि पोलीस प्रशासनाचा सहयोग त्यांना लाभायला हवा, काय म्हणाल तुम्ही? नाही, आपण आता सर्व महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये ही बातमी सर्वदूर पसरलेली आहे. माध्यमांच्या एका चांगल्या प्रसारण केल्यामुळं जनतेपर्यंत पोहोचलेली आहे की धुळे महाविद्यालयामध्ये शासकीय रुग्णालय आहे, तेथील डॉक्टर रोहन मामूनकर जे रेसिडेंट डॉक्टर ऑर्थोपेडिकचे आहेत, त्यांना जे ज्या अमानुष पद्धतीने मारहाण झालेली आहे नातेवाईकांकडनं रुग्णांच्या, ती जर आपण स्वतः ती व्हिडिओ क्लिप पाहिली तर अत्यंत आपल्याला एक लाजिरवाणी गोष्ट आहे की जो डॉक्टर रुग्णांच्या उपचारासाठी आहे तिथे, आणि तो करत असताना त्याची जे काही त्यांनी जो काही सल्ला दिलेला आहे, डॉक्टर म्हणून रुग्णाच्या हितासाठीच सल्ला नक्कीच कुठलाही डॉक्टर देतो, ते सोडून त्या डॉक्टरांनाच अशा प्रकारचं एक गुरासारखं मारहाण करणं ही अत्यंत वेदनादायक बाब आहे, अत्यंत दुःखाची बाब आहे. आणि आम्ही अधिकारी महासंघातर्फे त्याचबरोबर आमच्या डॉक्टरांच्या जे काही वेगळ्या संघटना आहे, सर्व संघटनांतर्फे शासनाकडे एकच मागणी आहे की अशा प्रकारचे जे काही डॉक्टरांवर किंवा रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यावर जे हल्ले होतात त्याच्याबद्दल एक कठोर कायदा करण्याची आवश्यकता आहे, आणि जे कोणी अशा प्रवृत्ती मारहाण करतात त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा द्यावी, जेणेकरून भविष्यामध्ये अशा प्रकारचे हल्ले डॉक्टरांवर किंवा कर्मचाऱ्यावर होणार नाही, ह्याच्याबद्दल जनतेमध्ये पण ती जरब बसावी, याबद्दल कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आम्ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय असो किंवा शासनाकडे वेळोवेळी आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. परत ह्या धुळ्याच्या दुर्दैवी घटनेनंतर परत शासनास आमची ही विनंतीपूर्वक मागणी राहील की आपण शासनाने ह्याच्यामध्ये लक्ष घालून अशा प्रकारचे हल्ले रोखण्यासाठी आहे ते कायदे कठोर पद्धतीने अंमलबजावणी करणे, त्याचबरोबर ह्याच्यासाठीचे हल्ले रोखण्यासाठी नव्याने कायदा करण्याची गरज आहे, त्याबद्दलही शासनाने सत्वर पावले उचलावीत अशी विनंती करतो. त्याचबरोबर अशा प्रकारचे हल्ले करणाऱ्या एक संघटित जे काही मोठ्या प्रमाणात जबाव येतो अशा प्रकारच्या ह्याच्यावर वेगवेगळ्या कलमांतर्गत कठोर कारवाई करावी. अशा अटक झालेल्या व्यक्तींना माननीय न्यायालयातर्फे बेल मिळणार नाही ह्याच्यासाठी पोलीस प्रशासनाने किंवा पोलीस एजन्सी जी काही इन्व्हेस्टिगेशन अथॉरिटी आहेत त्यांनी पुरेपूर प्रयत्न करून कोर्टामधून ह्यांना बेल मिळणार नाही ह्याच्यासाठी तपास आपल्या पद्धतीनं चांगला करावा, आणि ह्याच्यासाठी सर्वांनी एक संवेदनशील हृदयाने ह्या घटनेकडे बघणं गरजेचं आहे. धुळ्याच्या जे काही डॉक्टरांना अमानुष पद्धतीने मारहाण करण्यात आली आहे त्याचा महाराष्ट्रभर सर्व संघटनांनी, डॉक्टरांच्या संघटना असतील, नर्सेसच्या असतील, सर्व संघटनांनी तीव्र प्रकारे निषेध व्यक्त केलेला आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्ग संघटनेतर्फे आम्ही तीव्र स्वरूपात निषेध नोंदविलेला आहे. त्याचबरोबर आज महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर्स, अधिकारी हे काळ्या फिती लावून काम करत आहेत. त्या अनुषंगाने मध्यवर्ती रुग्णालय येथेही आम्ही सर्व डॉक्टर्स ह्या धुळ्याच्या प्रकरणाचा निषेध म्हणून काळ्या फिती लावून काम करत आहोत, कारण शेवटी आम्हाला काम बंद करण्यापेक्षा त्याचा निषेध शासनापर्यंत जायचा आहे. काम बंद करून अन्य दुसऱ्या रुग्णांचं गैरसोय करण्यापेक्षा आम्ही काम करून निषेध व्यक्त करत आहोत. परंतु शासनाने काळ्या फिती लावून डॉक्टर काम करतात, ह्याच्या पुढे दुसरे काही करणार नाहीत अशाही ह्याच्यामध्ये राहू नये, कारण शेवटी असंतोष हा वेगळ्या प्रकारे पण बाहेर येण्याची शक्यता असते. त्याच्यामुळं ह्याच्याविषयी योग्य प्रकारे तातडीने शासनाने उपाययोजना करा ही परत एकदा नम्र विनंती राहील आमची. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. नुकत्याच झालेल्या होळी या सणाला शहरात वाहतूक विभागाद्वारे एक विशेष कारवाई करण्यात आली, ज्याच्या अंतर्गत वाहतूक विभागाद्वारे शहरात तब्बल 64 ड्रिंक अँड ड्राईव्हचे केसेस दाखल करण्यात आले आहे. याच्या अंतर्गत पोलिसांनी तब्बल 80,000चा दंड वसूलला आहे. यात संबंधित अधिक माहिती देत आहेत
उल्हासनगर 1 वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्रीकांत धरने। हाल ही में एक ऐसी कार्रवाई हुई है जिसमें ड्रिंक एंड ड्राइव के बहुत सारे केसेस सामने आए, क्या कहोगे इस विषय में? होली के पहले ही हमने ये प्रेस को बताया था कि आपके माध्यम से सभी लोगों को ये अवगत कराए कि वाहतूक पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस उल्लासनगर की कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने वाली है। बावजूद इसके हमको बहुत सारे केसेस वहाँ पे मिले। हमने 5-6 जगह नाकाबंदी किया था। इस 5-6 जगह में केवल एक ही दिन में 64 लोगों के ऊपर ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस बने और ये तादाद बहुत बड़ी है। पूरा कमिश्नरेट में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा केसेस उल्लासनगर ट्रैफिक की ओर से हो रही है। हम बार बार कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है उल्लासनगर की, वो हर चौराहे पे हर जगह जाके कार्रवाई करती है। हर बार स्पॉट बदली किया जाता है। बावजूद इसके सुधार आया है नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जगह हमको ट्रैफिक के रूल्स तोड़ने वाले मिल रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई जारी है। आपके माध्यम के तरफ से मैं ये फिर एक बार लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि ट्रैफिक के रूल जो है वो फॉलो करिए, अदरवाइज़ आप कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। कितनी बड़ी कार्रवाई होती है जो ड्रिंक एंड ड्राइव करके जो ये सब केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत ही खेद की बात है, इतने बड़े आंकड़े, बहुत ही खेद की बात है। अगर आगे ऐसा कोई करता है तो क्या स्ट्रिक्ट कार्रवाई? आपने जो पूछा वो बहुत ही गंभीर प्रश्न है। बार बार ये हो रहा है, लेकिन एक ही व्यक्ति के बारे में अगर एक से ज़्यादा बार हो रही है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो कैंसिल करने के लिए हम आरटीओ को भेज देते हैं। इस बार भी हम देखेंगे कि इसके पहले उन लोगों से अगर कुछ इसी प्रकार का गुनाह हुआ तो आरटीओ डिपार्टमेंट को हम उससे अवगत कराएंगे और उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए ज़रूर कार्रवाई करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आता एक नजर शहरातील आपराधिक घटनांवर। उल्लासनगर 1 पकड़मंडी चौक में पुलिस द्वारा मनोज विश्वकर्मा नामक रिक्शा वाले के ऊपर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि संबंधित रिक्शा वाले ने एक कार्यक्रम की ऐड करने के लिए अपने रिक्शा के ऊपर एक लाउडस्पीकर लगाया था और वो लाउडस्पीकर लगाने के लिए किसी भी तरह की परमिशन पुलिस द्वारा नहीं ली गई थी। ये पूरा मामला उल्लासनगर 1 पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 188 के तहत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उल्लासनगर 3 के प्रसिद्ध मध्यवर्ती अस्पताल में शहर के रहवासी मारुति उज्जैनवाल और उनके पति विजय उज्जैनवाल द्वारा मध्यवर्ती अस्पताल के डॉक्टर के साथ मारपीट और उसी के साथ साथ मध्यवर्ती अस्पताल के संपत्ति की तोड़फोड़ की वारदात सामने आई थी। यह पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 143, 147, 149, 323, 427 और उसी के साथ साथ 504 के तहत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उल्लासनगर 5 हाजी मलंग रोड रास्ते पर जो है सुदीप साळवी नामक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है पुरानी दुश्मनी का गुस्सा मन में रखते हुए प्रकाश दूधकर नामक व्यक्ति ने संबंधित व्यक्ति के साथ मारपीट की है। ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस आईपीसी की धारा 337, 504 और 506 के तहत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तर आजच्या या बातमीपत्रात आपण इथेच थांबूया। पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह। तोपर्यंत पाहत राहा कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।